हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी विथ टारगेट अचीव में। आज हम आपके लिए डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर सोशल स्टडी की क्लास सेकंड अर्थात चैप्टर 2 लेकर के आए हैं। पहले चैप्टर में हम लोग 1857 की क्रांति को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था। जिन्होंने भी वो क्लास नहीं देखी हो वो हमारी वीडियो पर जा कर के उस क्लास को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक हम अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए तो हम लोग अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन। धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन के बारे में हम लोगों को पढ़ने हैं। इस क्षेत्र में कौन कौन से व्यक्ति इम्पोर्टेंट थे उनके बारे में पढ़ना है। उन्होंने क्या क्या कार्य किए समाज सुधार से रिलेटेड उनके बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और बहुत ही फेमस व्यक्ति राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ते हैं। राजा राम मोहन रॉय का जन्म 1772 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1833 ईस्वी में हुई थी। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इनके बारे में। राजा राम मोहन राय को हम लोग धार्मिक सुधार आंदोलन के अग्रदूत के रूप में जानते हैं, क्योंकि इन्होंने धार्मिक सुधार आंदोलन में सर्वप्रथम इन्होंने ही कार्य किया था। इसलिए इनको हम लोग आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में भी जानते हैं। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में भी जाना जाता है। भारत में पत्रकारिता सर्वप्रथम राजा राम मोहन रॉय जी लाए थे, इसलिए इन्हें भारतीय पत्रकारिता का भी जनक कहा जाता है। और भारतीय नवयुग का सितारा भी इन्हीं को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे समाज सुधार कार्य किए थे। इनको हम लोग अतीति और आधुनिक युग के मध्य का सेतु भी कहते हैं। आधुनिक युग और अतीत के युग के बीच इन्होंने सेतु का कार्य किया था, जोड़ने का कार्य किया था। चलिए हम लोग देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए थे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पे तो हल्का सा छपा नहीं है, यहाँ पे लिखा है 1809। राजा राम मोहन राय ने 1809 से लेकर के 1814 तक ईटीसी में इन्होंने काम किया था और 1809 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। यहाँ पे हल्का सा प्रिंट नहीं आया है। पुस्तक का नाम है तूफ़ात उल मुताहिदीन। इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी और ये पुस्तक इनकी फ़ारसी भाषा में लिखी गई थी। और यह किताब एकेश्वरवाद के लिए लिखी गई थी कि एकेश्वरवाद होता क्या है। इन्होंने एकेश्वरवाद के बारे में इस पुस्तक के अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई थी। तो हम लोग देखते हैं कि एकेश्वरवाद होता क्या है। एकेश्वरवाद का मतलब होता है एक ऐसा सिद्धांत जो केवल ईश्वर को ही सर्वोच्च शक्ति मानता हो, कि ईश्वर ही सभी से बढ़कर शक्ति है। तो इसमें देखते हैं हम लोग क्या दिखाया गया है। वह सिद्धांत जिसमें एक ईश्वर को ही संसार का सृजन बनाने वाला और नियमन करने वाला सर्वोच्च शक्ति माना गया है। कहने का मतलब है हम लोग को बहुत से देवताओं की अपेक्षा केवल एक ईश्वर को मानना ही एक ईश्वरवाद कहलाता है। हम लोग बहुत से देवता को मानते हैं, उसमें अगर हम लोग केवल एक देवता की पूजा करें तो उसे हम लोग बोलेंगे एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद का उदय कहाँ से होता है? भारत में ऋग्वैदिक काल से ही एकेश्वरवाद का उदय होता है। इसके प्रमाण हम लोग के कहाँ पर दिए गए हैं? उपनिषदों में अद्वैतवाद के रूप में एकेश्वरवाद का वर्णन किया गया है। हमारे जो उपनिषद हैं उसमें अद्वैतवाद के नाम से ही एकेश्वरवाद का वर्णन किया गया है। एकेश्वरवाद के अन्य रूप क्या क्या होते हैं? सर्वेश्वरवाद, मतलब सभी देवताओं में एक को ही इम्पोर्टेंट देना है। ईश्वर कारणतावाद और शुद्ध ईश्वरवाद का मतलब एक ही ईश्वर को मानना है, या योगेश्वरवाद। ये थे हमारे योगेश्वरवाद के रूप। हम लोग आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय ने, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया था। और यही आत्मीय सभा जो थी बाद में चलकर ब्रह्म समाज का
आधार बनी थी। आत्मीय सभा बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो हम लोग आत्मीय सभा देख लेते हैं। आत्मीय सभा 1814 में राजा राम मोहन राय कलकत्ता में आकर के रहने लगे थे और उन्होंने 1815 में धार्मिक सत्य के प्रचार प्रसार और धार्मिक विषयों के मुक्त विचार विमर्श को बढ़ावा देने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना की। कहने का मतलब यह है कि धार्मिक सत्य के प्रचार प्रसार को करना और धार्मिक विषयों के मुक्त विचार विमर्श को व्यक्त करना और उनको बढ़ावा देना इन्होंने आत्मीय सभा में बताया था। फिर 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज, जिसे हम लोग आज प्रेसिडेंसी कॉलेज भी बोलते हैं, की स्थापना की थी। और प्रेसिडेंसी कॉलेज है हमारा कहाँ पे? कलकत्ता में। प्रेसिडेंसी कॉलेज है हमारा कलकत्ता में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है ऑप्शनल में। और प्रेसिडेंसी कॉलेज के संस्थापक कौन थे? डेविड हेयर। और पहले प्रेसिडेंसी कॉलेज के लिए बनाने के लिए पहले प्रयास किए थे राजा राम राधाकांत देव ने। इसके बाद इन्होंने 1820 में एक बुक लिखी। इस बुक में इन्होंने 1820 में प्रीसेप्ट ऑफ जीसस नामक एक पुस्तक लिखी। इसमें एक शाखा थी न्यू टेस्टामेंट शाखा की कमियों के बारे में इस बुक में लिखा था, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस। इनकी बुक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद इन्होंने 1821 में संवाद कौमुदी एक साप्ताहिक पत्रिका को स्टार्ट किया। इसीलिए हम लोग इनको पत्रकारिता के जनक के रूप में भी जानते हैं भारत में। और जो संवाद कौमुदी पत्रिका थी, ये इन्होंने बंगाली भाषा में स्टार्ट किया था। मिरात उल अखबार इन्होंने स्टार्ट किया, जो कि फारसी भाषा में चलता था। साप्ताहिक अखबार था ये, और ये एक पहला अखबार था जो कि 1823 में लाइसेंसी एक्ट के तहत जब्त किया गया था। एक पहला अखबार था मिरात उल अखबार, जो कि फारसी भाषा में है और साप्ताहिक चलता था, तो इसे जब्त कर लिया गया था। 1825 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। और सबसे महत्वपूर्ण, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम की दृष्टि से, इससे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। ब्रह्म समाज था क्या, इसको हम लोग बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि ब्रह्म समाज था क्या। तो ब्रह्म समाज जो था, इसका पहले नाम था ब्रह्म सभा, और इसको बनाया अर्थात स्टार्ट किया था राजा राम मोहन राय ने, जो कि अपने समय के बहुत बड़े और बहुत विशिष्ट समाज सुधारक थे। तो इन्होंने 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। अगर ब्रह्म समाज के प्रवर्तक के रूप में पूछा जाएगा तो हम लोग राजा राम मोहन राय का नाम बताएंगे, लेकिन इसकी स्थापना दो लोगों ने की थी, राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। अगर प्रवर्तक पूछा जाए तो राजा राम मोहन राय, स्थापना तो दो व्यक्ति राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। ब्रह्म समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था, जो बंगाल के पुनर्जागरण युग को इसने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। ब्रह्म समाज हमारा बंगाल में जो पुनर्जागरण युग को था उसको बहुत प्रभावित किया। और ब्रह्म समाज कहता क्या है कि सभी धर्मों की एकता में विश्वास रखना है हमको, अर्थात सभी धर्मों की एकता में विश्वास रखना है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड में हुई थी। इसको अभी हम आपको अच्छे से बताएंगे, पूरा डिस्क्रिप्शन राजा राम मोहन राय के बारे में, क्योंकि ये टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ब्रह्म समाज तो हम लोगों ने पढ़ लिया, तो ब्रह्म समाज के सिद्धांत क्या क्या हैं, ब्रह्म समाज हमारा क्या कहता है। ब्रह्म समाजवादी बहुदेववाद और मूर्ति पूजा की निंदा करता था। कहने
का मतलब ब्रह्म समाज बहुदेववाद, सभी देवताओं की अपेक्षा एक देवता को मानना, ये ब्रह्म समाज मानता था। और मूर्ति पूजा की वह लोग निंदा करते थे। जो थे ब्रह्म समाज के लोग, वो समाजवादी और जाति व्यवस्था के विरोधी थे कि जातियों को अलग अलग बांट देते हैं। ब्रह्म समाजवादियों ने कर्म और आत्मा के स्थानांतरण अर्थात पुनर्जन्म के सिद्धांत पर कोई निश्चित रुख नहीं अपनाया था। ठीक है, ये हमारे ब्रह्म समाज के सिद्धांत थे कि समाजवादी, बहुदेववाद और मूर्ति पूजा की निंदा करना, और जाति व्यवस्था के विरोधी थे, और कर्म और आत्मा के स्थानांतरण जिसे बोलते हैं पुनर्जन्म के बारे में कोई निश्चित रुख को नहीं अपनाया। ये नहीं मानते थे कि पुनर्जन्म होता है। ब्रह्म समाज की शिक्षाएं क्या क्या थीं? बहुविवाह, बाल विवाह के विचार के खिलाफ था। पहले बहुत लोग कई कई शादियां कर लेते थे और बाल विवाह अपने बच्चों के कर देते थे। 14 वर्ष में, 12 वर्ष में, 11 वर्ष की उम्र में लड़कियों का विवाह कर देते थे। तो यह समाज इनके खिलाफ था। संपत्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी की वकालत करता था कि जो घर की संपत्ति है उसमें महिलाओं की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए, इसकी यह वकालत करता था। ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता भी थे देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता थे, केशव चंद्र सेन, पंडित शिवनाथ शास्त्री और रविन्द्रनाथ टैगोर, ये ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता थे। जब ब्रह्म समाज के दो भाग हुए, तो ब्रह्म समाज के दो भाग तब हुए जब राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु हो जाती है, तो ब्रह्म समाज हमारा दो भागों में टूट जाता है। एक आदि ब्रह्म समाज, एक भारत का ब्रह्म समाज। तो भारत का जो ब्रह्म समाज था उसका नेतृत्व केशव चंद्र सेन कर रहे थे, और आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर कर रहे थे। इसके बाद भारत के ब्रह्म समाज के भी दो भाग हो जाते हैं, वो हम लोग आगे आपको बताएंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन रॉय को जो राजा की उपाधि थी वो अकबर सेकंड ने दी थी, अकबर द्वितीय ने दी थी, क्योंकि इन्होंने पेंशन के मामले में बहुत अच्छा कार्य किया था, इसलिए अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी थी। बहुत इम्पॉर्टेंट है, 1829 में राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा पर रोक लगवाई थी, और उस टाइम गवर्नर थे हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा पर इन्होंने रोक बंगाल में 1829 में और चेन्नई में 1830 पर लगाई थी। राजा राम मोहन राय की 1833 में मृत्यु हो जाती है, और राजा राम मोहन राय की समाधि ब्रिस्टल इंग्लैंड में बनवाई गई थी, वहीं पर आज भी है इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो ब्रह्म समाज का नेतृत्व रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर जी करते हैं, और इसमें अन्य लोग भी होते हैं। अन्य लोग कौन कौन से थे? अरविंद कुमार दत्त, ईश्वर चंद्र सागर, केशव चंद्र सेन, ये लोग थे। जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है तो ब्रह्म समाज के नेतृत्व में ये लोग आगे थे। ब्रह्म समाज को अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए जाना जाता था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय चला रहे थे अपना वर्क। केशव चंद्र सेन को 1865 में ब्रह्म समाज से निकाल दिया गया था, क्योंकि केशव चंद्र जो थे ना, जिसलिए ये ब्रह्म समाज चलाया जा रहा था उसी के विरोध में वर्क करते थे। इसको अभी हम लोग आपको आगे बताएंगे। 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज नाम दिया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तभी ये दो भागों में टूट गया था, एक भारतीय ब्रह्म समाज, एक आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज के नेतृत्वकर्ता देवेंद्रनाथ टैगोर थे, और भारतीय ब्रह्म समाज के नेतृत्वकर्ता केशव चंद्र सेन थे। लेकिन केशव चंद्र सेन को 1865 में अलग कर दिया जाता है, तो भारतीय ब्रह्म समाज के भी दो भाग हो जाते हैं। देखते हैं हम लोग।
अब देखिए, भारत के ब्रह्म समाज के दो भाग कौन कौन से होते हैं। एक भारतीय ब्रह्म समाज हो जाता है, एक साधारण ब्रह्म समाज। जो लोग केशव चंद्र से नाराज होते हैं वो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। इसमें कौन कौन से व्यक्ति थे, ये 1878 ईस्वी में आनंद मोहन बोस, उमेश चंद्र दत्ता और शिवनाथ शास्त्री, यह लोग केशव चंद्र से नाराज होते हैं, इसलिए ये लोग साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। और ये लोग केशव चंद्र से नाराज क्यों होते हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो केशव चंद्र से वो बाल विवाह का विरोध करते थे और खुद की इन्होंने 13 वर्ष की पुत्री का विवाह कूच बिहार के नाबालिग महाराजा से करवा दिया। उनके ऐसे कार्य से समर्थक और ये आनंद मोहन बोस, उमेश चंद्र दत्ता और शिवनाथ शास्त्री बहुत दुखी हुए। इस वजह से उन्होंने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करी। अब हमारी बात आती है कि ब्रह्म समाज असफल क्यों हुआ। तो ब्रह्म समाज हमारा असफल इसी वजह से हुआ कि राजा राम मोहन रॉय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज के इतने खंड हो गए, बार बार उसको टूट गया कई भागों में। पहले ब्रह्म समाज 2 भागों में टूटा, भारतीय ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज। उसके बाद भी ब्रह्म समाज 2 भागों में टूट गया, एक भारतीय ब्रह्म समाज, एक साधारण ब्रह्म समाज। जब हर बार इसके विखंडन हुए तो राजा राम मोहन राय जैसा कोई बड़ा नेता मिल नहीं पाता है और धीरे धीरे जो ब्रह्म समाज होता है अपने मुख्य धारा से हटने लगता है। दूसरा कारण ये था कि धीरे धीरे नए समाज जैसे आर्य समाज आ गए, रामकृष्ण मिशन जैसी संस्थाएं आगे आ जाती हैं, तो ब्रह्म समाज असफल हो जाता है। ये था हम लोगों की आज की क्लास में ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज आज हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। कल हम लोग आर्य समाज के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने ब्रह्म समाज अच्छे से और ब्रीफ पूरी जानकारी लेते हुए पढ़ा है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़े लेटेस्ट अपडेट समय समय पर मिलते रहें। और पिछली वीडियो को आप देख लीजिएगा जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम का हल वहाँ पर किया जाएगा। थैंक यू।